ओके। अच्छा देखो, कंसिडरेशन चल रहा था ना बिजनेस लॉ में, हम लोग कंसिडरेशंस को लेके काफ़ी डिस्कस कर रहे थे, याद है आप लोगों को? हेलो, कंसिडरेशन के बारे में ही चर्चा हो रहा था। यस सर। तो इन बिजनेस लॉ, स्पेशली इन कॉन्ट्रैक्ट, ये कंसिडरेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आप लोग जानते हो कि समथिंग इन रिटर्न, आई होप लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, मैंने सुभाष बोस का एक बहुत अच्छा एक लाइन आप लोगों के सामने यूज़ किया था कंसिडरेशंस के बिहाफ में, कि सुभाष बोस एक जगह में बोलते हैं, सबको पता है, पूरा दुनिया भर में बड़ा फेमस एक डायलॉग है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि इफ़ यू गिव मी ए ब्लड आई शैल गिव यू ए फ्रीडम। अब सवाल ये है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बदले में चल रहा है ना, मतलब समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि इंडिया के जो कॉमन पब्लिक है, इनको क्या मिलता? आज़ादी, और बदले में उनको क्या देना पड़ेगा? खून। ठीक है, मतलब ब्लड, मतलब बेसिकली लड़ना होगा, फाइट करना होगा देश के लिए, तभी आज़ादी आ सकता है। लेकिन उसका लीडर कौन बनेगा? सुभाष बोस। अब एग्जैक्टली ये तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर आज़ादी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं ये कॉन्सेप्ट आपके साथ कंसिडरेशन में डिस्कस कर रहा था। अब ये जो समथिंग इन रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें और भी काफ़ी सारा लीगल मैटर छुपा हुआ है। तो चलो क्यों ना आज कंसिडरेशन का बाकी पार्ट को हम लोग डिस्कवर करते हैं, और उसके अंदर जो भी मैटर आते हैं उसके डिस्कशंस करते हैं। ओके चलो, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो गया ना? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कंसिडरेशंस का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास अगर याद होगा, जिसमें शूट बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, याद है सर? कि थर्ड पार्टी भी केस शू कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में बोला गया था। मतलब एग्रीमेंट में, मतलब ये एक स्पेशल पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू। हेलो सर, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद है सर ये पॉइंट? हेलो, जरूर याद आना चाहिए सर, काफ़ी अच्छे से डिस्कस हुआ था। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट Yes, कैन sir. नॉट शू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा था, कि इसका मतलब यही है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट वो केस सू नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर्मल केस में, जिसमें हम लोगों ने ये भी कुछ केस स्टडीज़ किया था, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने ये सब देखा था कि कंसिडरेशंस का जो भी वैलिड कंसिडरेशंस के बारे में, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशंस, ठीक है, उसमें हम लोगों ने चिन्नाया वर्सेस रमाया जैसे केस भी किया था। याद है ना सर, चिन्नाया रमाया केस? याद अगर नहीं है तो फिर से एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने परफॉर्मेंस के बारे में बात किया था। फिर सूट बाय ए थर्ड पार्टी में पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू, ये हम लोग लास्ट में क्लास के फाइनल पोजीशंस में डिस्कस कर रहे थे। पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू सेल हिज प्रॉपर्टी टू आर एंड आर promises to pay of the debt amount to Q. If R fails to pay, then in such a situations Q has no right to sue as R is a stranger to a contract. And उसके बदले में हम लोगों को ये पता चला था कि आपका कि stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract, is however subject to certain exceptions. And इसका कुछ exceptions भी था, मतलब exceptions in the sense कुछ cases में stranger to a contract case sue कर सकता है। even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. समझ में आ रहा है सर क्या पॉइंट से सवाल चालू कर रहे हैं? नॉर्मली तो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट केस सू नहीं कर सकता, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपको क्या सिखाते हैं? दैट एक्सेप्शन एक्चुअली आपको ये सिखाते हैं कि देयर आर सम केसेस जहां पर क्या होता है सर, कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली केस सू कर सकता है। पॉइंट क्लियर है? उसमें भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट आई थिंक स्टार्ट किया था। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, अगर बात भरोसे का हो, ए बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। सपोज ये बेनिफिशियरी का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से याद समझ सकते हो। सपोज मानो कि एक बच्चा जो काफ़ी रिच फैमिली से है, बात समझना, एक बच्चा जो काफ़ी रिच फैमिली से है, उनकी फैमिली में सारा का सारा जो भी उनका रिलेटिव्स है, मतलब जो भी पेरेंट्स वगैरह है, किसी भयंकर हादसे में उनका सबका डेथ हो गया, तो अभी रहा सिर्फ कौन? वो बच्चा और उसका प्रॉपर्टी। ओके, अब इन दैट केस उस पर्टिकुलर घर का कोई एक गार्जियन था, ठीक है, कोई एक उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था जो उस बच्चे को देख रहा था। लेकिन वो जो बंदा थे वो एक्चुअली किसी, मतलब उनका कोई लगता नहीं है, लेकिन
उस बच्चे को देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। तो गवर्नमेंट के थ्रू से या फिर सोसाइटी के थ्रू से एक ट्रस्टी बोर्ड बनाया जाता है जो उस बच्चे का प्रॉपर्टी का देखभाल भी करेगा और एक पर्टिकुलर बंदे को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो जो बच्चा है जो भी नन्ना मुन्ना है उसको कुछ नहीं पता, तो क्या प्रॉपर्टी होता है उसी के बारे में भी उसको कोई आइडिया नहीं है, तो इन दैट केस वो बच्चा को बड़ा भी करना है और उसके प्रॉपर्टी का हक तो उसी को होगा ना सर। हेलो, प्रॉपर्टी का हक तो उस बच्चे का है तो उसी को होगा, लेकिन बच्चा को थोड़ी ना पता है कि प्रॉपर्टी किस तरह से लिया जाता है या फिर प्रॉपर्टी कैसे मिलता है। आप लोग बात समझ पा रहे हो? हेलो, स्टोरी Yes, समझ sir. में आ रहा है ना? जो स्टोरी मैं अभी आपके सामने बनाया, ये स्टोरी आपको समझ आ रहा है ना? तो इन दैट केस Yes, अगर sir. मानो कि कभी भी, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में हो रहा है? एक ट्रस्टी के साथ एक सेटलर का, ठीक है? तो एक सेटलर सेटल कर रहा है, दूसरा ट्रस्टी है। अब इनके बीच में कौन आ गया? वो बच्चा। बच्चा कौन है यहाँ पर? यहाँ पर जो चाइल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ वो कौन है सर? बेनिफिशियरी ना? Stranger होगा, beneficiary होगा. हाँ, बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर है यहाँ पर, मतलब उसको उसी के बेनिफिट के लिए सारा का सारा खेल, मतलब जो प्रॉपर्टी का खेल है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी का खेल है और उसको देखभाल करने के लिए जो बंदा है वो सारा का सारा, मतलब एक तरफ कोई है जो सेटलर है, ठीक है, एक तरफ सेटलर है जिसको हम लोग यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देख रहे हैं। बीच में कौन आ गया? वो बच्चा, वो नन्ना मुन्ना राही, ठीक है, वो चाइल्ड, ठीक है, ये नन्ना मुन्ना राही, ठीक है, ये बच्चा बीच में आ गया, ठीक है। ये बैठे बैठे सोच रहा है कि मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, लेकिन इसको तो समझ में ही नहीं है ना सर, प्रॉपर्टी का मतलब ही नहीं, इसके दिमाग में इतना चोरी नहीं है कि प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से उसका क्या खेल खेला जाता है, इसको पता नहीं है। अब इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो ट्रस्ट के साथ सेटलर का बनेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बनेगा, लेकिन इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिट किसको मिलेगा सर? बच्चे को ना। हेलो, ये जो पूरा का Yes, पूरा sir. खेल है इसका बेनिफिट बच्चे को है। तो इन दैट केस अगर फ्यूचर में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या ये थर्ड पार्टी है ना सर, ये स्ट्रेंजर है, बच्चा बीच में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है क्या वो अपना प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है? बोलो सर। No, sir. Stranger सू नहीं कर सकता ना. कर सकता है सर, एक्सेप्शन बता रहे, वही तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा. एक्सेप्शन है, दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन। देखो रूल, एक बार रूल ने बता दिया। अब देखो कभी कभी रूल बनाया जाता है तो रूल को तोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ रूल बनाया जाता है। तोड़ना मतलब हर एक चीज़ का ना हर एक के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, तो क्योंकि कभी कभी कनेक्ट करना मुश्किल हो जाते हैं, तो इन दैट केस लॉ को दूसरा वे भी मतलब उसको मतलब ठिकाना लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इस बच्चे को, ये जो ट्रस्ट के केस का बात किया जा रहा है, आप लोग बताओ, जेन्युइनली बताओ, मतलब लॉ को ना जानते हुए, जस्ट इमेजिन कि एक बच्चे का क्या उसके प्रॉपर्टी के हक से उसको परे करना चाहिए? क्या उसको उसका हक छीन लेना चाहिए? नहीं. क्योंकि कोई नहीं है उसका इस दुनिया में, तो क्या फिर भी उस बच्चे का हक नहीं मिलेगा? जो जिसका जैसा है, जिसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी उसका उसके जैसा, जिसका छोटा सा है उसको उसके जैसा, वो बच्चा है उसको कुछ नहीं पता, क्या उसको अपना हक मिलना चाहिए ना? लेकिन वो जब छोटा है उसको क्या पता, तो एक अथॉरिटी आके एक ट्रस्टी बोर्ड बनाते हैं और उसके लिए एक लीगल पर्सन को बनाते हैं, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये बच्चा बड़ा होकर अगर कभी भी डिस्प्यूट देखता है तो वो अपना हक मांग सकता है। तो इन दैट केस नॉर्मल रूल बताता है द स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू, बट इन दैट केस क्या बच्चा केस सू कर सकता है? हेलो, अगर कभी कुछ डिस्प्यूट हुआ क्या Yes, बच्चा sir. केस, हाँ यस कर सकता है? क्या सबको बात समझ में आ रहा है? क्या मेरा ये जो एग्जांपल्स था इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, एनी डाउट सर, या समझ आ रहा है? बोलिएगा सर। No, sir. ओके, क्या हुआ, किसको मैंने लिंक नहीं भेजा? एक सेकंड। ओके, तो फिर बात समझ में आ गया ना सर? अब देखो आगे देखो, तो ये एक्सेप्शन चल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ए फैमिली सेटलमेंट, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा कर रहा था लास्ट क्लास में। इन केस ऑफ family settlement, if the terms of the settlement are reduced into writing, if the terms of the settlement are reduced into writing, the members of family who originally had not been parties to the settlement may enforce agreement। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं सर,
2 brothers X and Y agreed to pay an allowance rupees 20,000 to mother. 2 भाई मिलके अलाउंस का माँ को अपना कुछ अलाउंस देना चाहते हैं, मतलब माँ के रहन सहन के लिए, माँ का डेली गुजारे के लिए कुछ, मतलब वो लोग एग्रीमेंट कर रहा है कि हाँ 20,000 देंगे टू मदर ऑन पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि जॉइंट प्रॉपर्टीज डिवाइड हो रहा है जिसमें माँ का पूरा हक है, लेकिन माँ अभी उम्र हो गया तो वो चाहता है कि अभी ये जो भी मेरा प्रॉपर्टी है मैं अपने बच्चों के अंदर बांट दूँ। बट द लैटर दे डिनाइड टू अवॉइड बाई इट, मतलब ये जो 20,000 देने का जो वादा हुआ था दोनों भाई के बीच में कि माँ को 20,000 करके देंगे, बट वो डिनाई कर रहा है। तो क्या माँ ये क्लेम कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? कॉन्ट्रैक्ट तो बना था भाइयों के बीच में, यस सर। है ना? देयर मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन रिक्वेस्ट देयर सॉन्स फॉर सच अलाउंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ सर कर सकता है, बिकॉज ये एग्रीमेंट बना था, कोई सोशल मैटर नहीं था कि नहीं बच्चे को तो माँ को देखना चाहिए, ठीक है? अब बच्चा लोगों को तो माँ को देखना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कोई सोशल वाला मैटर नहीं था कि माँ जैसे बच्चा को देखता है, ये कॉमन बात है। सिमिलरली बच्चा लोगों को भी माँ को देखना चाहिए। बट सर जमाना क्या हो रहा है ना, एक उल्टा, मतलब हम लोग उल्टा चल रहे हैं अभी आजकल। हम लोग मतलब पढ़ा लिखा बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत एजुकेटेड बन रहे हैं, बट दैट टोटल सिस्टम इज एक्चुअली उल्टा, मतलब पूरा इसका पहिया ही उल्टा है। आई डोंट नो आप लोग कितना समझ पा रहे हो मेरे बात को। सीरियसली इट्स उल्टा सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट, जिस तरह से आजकल हम लोग अपना ज़िंदगी बना दिए हैं। चलो सर डिफरेंट इशू, अब सोशल मैटर पे बात करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि सोशल क्लास चल रहा है। तो इन दैट केस आपको ये भी समझ में आया कि माँ भी एज ए थर्ड पार्टी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, माँ भी एज ए थर्ड पार्टी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया, ठीक है? ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया। ये मैं लास्ट दिन भी बात किया था। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। in the case of a certain marriage contract or arrangement, certain marriage contract and arrangement का बात क्या है सर? marriage contract or arrangement in the sense, marriage contract or arrangement in the sense a provisions may be made, a provisions may be made for the a provisions may be made for the benefit of a person, he may file the suit though he is not a party to the agreement, ठीक है? एक प्रोविजंस बनाया जा रहा है जिसके बेनिफिट के प्रोविजंस है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी में नहीं है। जैसे यहाँ पर एक मजा का पॉइंट देखो सर, मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनना पॉइंट को, बड़ा ये भी एक बहुत खतरनाक पॉइंट है, खतरनाक सोशल मतलब कॉन्सेप्ट से खतरनाक, मतलब ऐसा एकदम होना नहीं चाहिए। जो पॉइंट मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसा सोसाइटी में होना नहीं चाहिए, पर ऐसा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, देखे होंगे या फिर सुने होंगे। मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर, ठीक है? मतलब वो ये दावा करता है कि उनके साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ व्यवहार होता है उनके हस्बैंड की तरफ से, मतलब मार दंगा कुछ भी होता है, मतलब बहुत मार भी हो सकता है या फिर बैड बिहेव, बात ना करना, इग्नोर करना, डिफरेंट काइंड ऑफ। मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ फादर, मिस्टर एक्स जो है, अब बात बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मिस्टर एक्स जो है सर, वो अपने वाइफ के जो फादर हैं, मतलब जब हम लोग हमारे अपने देसी लैंग्वेज में बोले तो ससुर जी, ओके? मिस्टर एक्स मतलब अपने बीवी का पापा को ससुर ही बोलते हैं ना सर, ससुर जी। तो मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ फादर मिस्टर पुरी, कौन सर? मिस्टर पुरी, दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली, वो वादा करता है कि मैं अपनी आपकी बेटी को, मतलब मेरी बीवी को बहुत ही अच्छे से रखूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता, और एल्स पे हर मंथली अलाउंस, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं उनको मंथली अलाउंस दूंगा, ठीक है? अगर मैं अपने वादे से कभी भी मुकरता हूँ, अगर कभी भी मैं ऐसा करने से फेलियर होता हूँ, तो मैं उनको अलग से अलाउंस पे करूंगा, एज ए बोल सकते हो आप, मतलब क्षतिपूर्ति के हिसाब से, मतलब पे करना है, मतलब लॉस के हिसाब से, मतलब मैं उनके साथ खराब बर्ताव कर रहा हूँ, उसके लिए कोर्ट ऐसे डिसाइड कर रहा है। बट सी वॉज अगेन इल ट्रीटेड, फिर से उनके साथ खराब बिहेव हुआ है बाय हर हस्बैंड। हेल्ड सी हैज ऑल राइट टू शू, अब इन केस में किसका? सी हैज ऑल राइट टू शू मिस्टर एक्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पुरी। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किसका बना था सर? यहाँ पर जमाई के साथ ससुर जी का कॉन्ट्रैक्ट बना था ना सर? हेलो सर, मैं ऐसा लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ओनली फॉर दी रेगुलर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इन आवर सोसाइटी दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली यूज़ होता है। बट आप लोग अगर चाहो तो फादर इन लॉ,
या फिर क्या बोलते हैं सर, सन इन लॉ, ऐसे भी समझ सकते हो। मिस्टर एक्स इज द सन इन लॉ एंड मिस्टर पुरी इज द फादर इन लॉ, ठीक है। अब फादर इन लॉ के साथ सन इन लॉ का क्या प्रॉमिस हो रहा था, क्या एग्रीमेंट बन रहा था? सन इन लॉ बोल रहा है कि वो अपने बीवी को या फिर अपने फादर इन लॉ की बेटी को अच्छे से रखेगा, अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर उनको मंथली अलाउंस देंगे। और ऐसे फिर से मतलब खराब बर्ताव होता है किसके साथ? डॉटर के साथ, मतलब मिस्टर पुरी के डॉटर के साथ। तो बदले में ये अलाउंस देने के लिए कोर्ट में केस शो कर रहा है। अब इन दैट केस यहाँ पर जो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पुरी के बीच में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो फिर ये जो वाइफ जो है, मतलब जो मिस्टर एक्स की वाइफ है, ये कौन हो गया सर? स्ट्रेंजर हो गया। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आप लोग क्या देख पा रहे हो सर? नॉर्मली आप लोग क्या जानते हो? स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट केस शू कर सकता है? हेलो सर, हम लोग इतना देर से यही तो पढ़ रहे हैं ना कि कंसिडरेशंस में हम लोग यही सीख रहे हैं कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, पॉइंट क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बताते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें ये बताते हैं कि ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, बट कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में, बेनिफिशियल के केस में, ऐसे केसेस में हो सकता है। ओके, ये सब क्या चल रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग करेंटली क्या पढ़ रहे हैं सर? एक्सेप्शन ना। हेलो, तो समझ आ रहा है ना सर सबको? सभी को पूछ रहा हूँ मैं फिर से एक बार, क्या समझ में आ रहा है? बिकॉज लॉ में मुझे बात बात में पूछना पड़ता है सर, आप लोग समझ सकते हो, बिकॉज लॉ बड़ा कभी कभी पेचीदा भी लगता है, दैट्स वाई मैं पूछ लेता हूँ। क्लियर है कि नहीं है? बोलो सर। यस सर। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा, इन केस ऑफ ए assignment of a contract, in case of a assignment of a contract, what is this assignment of a contract? When the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. ये भी वैसा ही सिंपल टाइप का है कि ये भी एक्सेप्शंस में, when the benefit under a contract has been assigned, मतलब किसी चीज का बेनिफिट किसी और के नाम पे असाइन किया गया है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी है, कोई स्ट्रेंजर है, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल्स। हाँ, मतलब ये जो असाइनमेंट किसी के नाम पे अगर दिया जाता है तो इसमें कोई पर्सनल स्किल नहीं रहेगा, मतलब कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है, जिसमें पर्सनल स्किल का दरकार हो, ऐसा होने से नहीं होगा, जो एक इन जनरल हो सकता है। मैं कभी इसके बारे में आपको डिटेल्स, अगर एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल देख लो सर। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, where the promiser by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would be result into a binding obligation towards the third party। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो आप। if L gives to M, if L gives to M rupees 20,000 to give him to given to N, L बता रहे, L gives to M rupees 20,000 to given to N, N को देने के लिए, and M informs N that he is holding the money for him। एम बता रहे हैं एन को कि मैं उनके लिए 20,000 लेके खड़ा हूं, बट आफ्टरवर्ड्स एम रिफ्यूजेस टू पे दी मनी। पहले वो इन्फॉर्म किया, फिर वो मुकर रहा है, उसके बाद वो इग्नोर कर रहा है। एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर, दैट इज एम। तो यहां पर भी स्ट्रेंजर आ गया ना सर। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? एल के साथ एम का, है ना सर? एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एल के साथ एम का। एल गिव्स टू एम रुपीज 20,000 टू बी गिवन टू एन। एल और एम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो एन के देने के लिए, एंड एम ने क्या किया, एन को बताया कि वो एल ने जो 20,000 दिया वो देने के लिए मतलब कहीं पर खड़े हुए हैं, बट कुछ मिनट बाद या कुछ घंटे बाद एम क्या बोल रहे हैं कि रिफ्यूज कर रहा है कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब एन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में कोई था सर क्या डायरेक्टली? हेलो, क्या एन एक्चुअली इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी था? नो सर, एल और एम पार्टी थे। एक्चुअल पार्टी तो एल और एम थे, एन एक्चुअल कोई पार्टी नहीं था। लेकिन इन दैट केस आप देख सकते हो कि एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर, दैट इज एम। एक्चुअली एम ने इन्फॉर्म किया था एन को कि भाई
तुमको पैसा देने के लिए एल ने मुझे 20,000 दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होता तो शायद ये बात ना होता। ये पॉइंट भी क्लियर है ना सर? इसको बोलते हैं सर एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। मतलब अगर तुम किसी को एक्नॉलेज करते हो किसी चीज के बारे में तो फिर इन दैट केस आप उस पर बाउंड हो। अगर नहीं करते हो तो इन दैट केस आपको भरपाई करना होगा और कोई भी बंदा जो स्ट्रेंजर है वो अपना क्लेम कर सकता है। ओके, इन द केस ऑफ ए कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अब मैं इसको बताता हूं आपको कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड क्या है। द पर्सन हु परचेज लैंड विद नोटिस, द पर्सन who purchases land with notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land. The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. अब एग्जाम्पल देखो, वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, एक ओनर है जिसका दो जमीन है, ओके, हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब दोनों जमीन एक दूसरे के एकदम पास पास में है। One was agricultural, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose. So as to protect the other agricultural land from pollution, such conditions is attached with the land. So whosoever is the successor, कोई भी इस जमीन को कभी भी ले of the land has to abide by it. Such are called restrictive covenants and all successor are bind to it. क्या आप बात समझ रहे हो सर? मैं आपको समझाता हूं। सपोज मानो, चलो एक जमीन देखते हैं, एग्री लैंड, ओके, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बताया गया कि कोवेनेंट एग्रीकल्चरल लैंड फॉर सेल। चलो बड़ा बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चरल लैंड सेल पे है। किसको खरीदना है सर एग्रीकल्चरल जमीन? चलो सर खरीदना है, जब खरीदना है खरीद लेना, 20 से 25 लाख में मिल रहा है, चले जाओ और खरीद लो और खेती करो और एकदम मज़े में रहो। सीरियसली हेवन सर, ये आई थिंक कि पॉल्यूशन से बचने से तो बेहतर है कि आप आराम से खाओ मस्ती से रहो सब्जी उगा के। चलो सर पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा अब सवाल है सर कि ये जो ज़मीन का बात मैं कर रहा हूँ, सपोज आपने, आपका ही कोई ज़मीन है, ठीक है, सपोज यू आर मिस्टर XYZ एनीवन, ठीक है, से फॉर एग्जांपल चलो किसी का, किसका नाम लो, चलो राजू। राजू सुन रहा है ना राजू बाबू? हेलो राजू बोल, आवाज़ आ रहा है मेरा तेरे को? ये सर है सर। ओके, राजू इज़ फ्रॉम रूरल एरिया, दैट्स व्हाई आई थिंक कि राजू को लिया जाए। ओके राजू, सपोज तेरा दो ज़मीन है, ठीक है, दिस इज़ द वन, ओके, एंड दिस इज़ द अनदर वन। अब दिस इज द लैंड 1 एंड लैंड 2। अब ये दोनों ज़मीन, एक ज़मीन तुमने किसी को बेच दिया, अब दूसरा ज़मीन भी तुम किसी और को बेचना चाहते हो। अब ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो आप ये चाहते हो कि कोई भी दूसरा बगल वाला ज़मीन खरीदे, वो कुछ भी करे पर इंडस्ट्री ना बनाए। यहाँ पर सेकेंड वाला जो ज़मीन है उसमें इंडस्ट्री नहीं बना सकते, यू कांट बिल्ड एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री हियर। अब तुम यू आर द फर्स्ट ओनर। नाउ ये ज़मीन तुमसे मैंने खरीदा, ओके, मैंने फिर किसी और को सेल कर दिया। सपोज समझ रहे हो ना आप लोग, ज़मीन का एक्चुअल ओनर राजू था, राजू से ये ज़मीन प्रलय सर के पास आया, फिर प्रलय सर से ये ज़मीन स्नेहाशीष, मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं, स्नेहाशीष के पास गया, ओके। तो राजू से प्रलय सर ने खरीदा, प्रलय सर ने, स्नेहाशीष ने खरीदा। अब स्नेहाशीष को जब हम प्रलय सर बेच रहा है तो ये कंडीशन से बेच रहा है, सर को थोड़ा ज़्यादा पैसा का ज़रूरत हो गया, ओके। अब सर सोच रहा है कि इसको ना कि ज़मीन के एग्रीकल्चर के लिए दूंगा तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, चलो भाई जो मर्जी इंडस्ट्री बनाओ और ज़्यादा पैसा दो। ऐसे तो मैं ये ज़मीन राजू से खरीदा था 10 लाख रुपए में, अब मैं इसको बेच रहा हूँ 40 लाख पे, ओके, बिकॉज इस ज़मीन पे स्नेहाशीष इंडस्ट्री बना सकता है। तो क्या सर, क्या ये पॉसिबल है? हेलो, क्या लगता है हमारा जो केस चल रहा है, क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज इन द केस ऑफ ए कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट का मतलब यही हो गया, अगर पहले से ही जो पहला ओनर है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे जमीन सेल कर रहा है तो वो कंडीशंस फॉलो होगा सक्सेसर टू सक्सेसर, वही कंडीशंस फॉलो करना होगा सर। तो अगर कभी भी ऐसा होता है जब मेरे साथ स्नेहाशीष का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इन दैट केस अगर सच में स्नेहाशीष वहां पर इंडस्ट्री बनाते हैं तो राजू आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, केस सू कर सकता है। हेलो, यस सर, यस। तो यहाँ पर भी थर्ड पार्टी आके झमेला कर दिया, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट झमेला कर दिया। समझ में आ रहा है सर? मतलब झमेला इन द सेंस
वो एज पर लॉ जो भी करेगा एज पर लॉ ही कर रहा है, लेकिन वो कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है। क्लियर ना पॉइंट सर? बोलो। कोवेनेंट, इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इज दिस पॉइंट क्लियर ना सर? Yes, sir. अनदर हो सकता है सर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट बट द एजेंट हैज एक्टेड विद द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। तो ऐसे केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। तो सब वेरी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया था एंड मुझे लगता था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, हम लोग ये अपने डेली लाइफ के साथ भी काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई मैंने सारा का सारा एग्जाम्पल एक बार आप लोगों के साथ डील किया। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसी पॉइंट पे, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अनदर इंटरेस्टिंग एरिया कि अगर विदाउट कंसिडरेशन में अगर कोई एग्रीमेंट बनेगा उसका वैलिडिटी किस हद तक हो सकता है। ठीक है, अगर विदाउट कंसिडरेशन में कोई एग्रीमेंट बनेगा तो उसका वैलिडिटी किस लेवल तक हो सकता है और क्या उसका कंडीशंस वगैरह हो सकता है। चलो सर फटाफट देख लो। जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सबसे पहला बात, द एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर किसी भी विदाउट कंसिडरेशन में कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। नॉर्मल रूल यही कहता है सेक्शन 25। वॉइड का मतलब क्या है सर? कैंसिल। वॉइड का मतलब कैंसिल। ओके, तो वो कैंसिल हो जाता है। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिडरेशन नहीं है सर, मिनिमम कंसिडरेशन कितना होना चाहिए मैं आप लोगों को बताया था। मिनिमम कंसिडरेशन कितना होना चाहिए बोलो तो? 1 रुपी। वेरी गुड सर, 1 रुपी। एटलीस्ट 1 रुपया का भी कंसिडरेशन होना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम ₹1, ये नियम है सर। 1 टका दे के भी करो, फ्री में दुनिया में कुछ नहीं होता। फ्री किस बात का? क्या हुआ सर? कोई बोलेगा सर 1 टका तो फ्री जैसा ही है। हाँ सर, 1 टका आप सोच सकते हो फ्री जैसा है, बट सीरियसली 1 टका से भी बहुत कुछ हो सकता है। 1 टका का एक स्टैम्प पेपर, 1 टका का एक डाक टिकट से एक चिट्ठी इधर से उधर जा सकता है, एग्रीमेंट बन सकता है। आज भी 1 रुपी का वैल्यू बहुत है और हमेशा रहेगा सर। टाटा का सिंगुरु में ज़मीन मिला था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से 1 रुपी में। ठीक है, तो 1 रुपी का वैल्यू बहुत होता है सर। ठीक है, इसलिए लॉ भी 1 रुपी को बहुत इज्जत देता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? कुछ पॉइंट ध्यान से फटाफट देख लो। एक कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी एनफोर्सेबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर। हाउएवर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटेन्स सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इन द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। मतलब कुछ पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जिसमें कंसिडरेशन कुछ नहीं रहेगा। पॉइंट ध्यान से देखना सर, एक्सेप्शनल पॉइंट्स है कि कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कुछ नहीं रहेगा फिर भी वो एनफोर्सेबल या वैलिड हो सकता है। एनफोर्सेबल या वैलिड हो सकता है, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, ध्यान रखिएगा। हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड या एनफोर्सेबल हो सकता है। It must be made out natural love and affection between the parties. Natural love. Parties must be stand in near relationship to each other. जो दोनों के बीच में बात बन रहा है वो नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, हाँ सर, लिखित होना भी चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। ओके, ए रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टैंडिंग नियर रिलेशन। स्टैंडिंग नियर रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही नियर रिलेशन है, इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। हस्बैंड वाइफ में अगर कोई भी एग्रीमेंट बनता है या कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जा सकता है सर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट है, बट इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो फिर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तो फिर जो भी प्रॉब्लम लग रहा है वो भी क्लियर हो जाए। A husband by a registered agreement promised to pay his earrings। ठीक है, promised to pay his earrings, सॉरी मैं earrings बोल दिया, earnings, सॉरी सॉरी सॉरी, promised to pay his earnings to his wife। A husband by a registered agreement मतलब चलो सर ऐसा तो एग्रीमेंट बना के वाइफ लोग सारा का सारा ऐसे ही ले लेते हैं। अब मतलब ये नॉर्मल मैं सुनता हूँ चारों तरफ। ए हस्बैंड बाई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ होल्ड द एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन वाज वैलिड। एग्रीमेंट बना के सारा का सारा अमाउंट ले लेना वैलिड माना जाता है सर लॉ में। हेलो, बात कुछ समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग आ सकता है कि सर एग्रीमेंट बना के अगर सारा का सारा अर्निंग ले लेगा हस्बैंड से, क्या ये वैलिड है? यस सर, दिस इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब बदले में वाइफ कुछ नहीं देगा,
ठीक है, लेकिन जो भी अर्निंग करेगा हस्बैंड, वो सारा का सारा अर्निंग पे वाइफ अपना हक रख सकता है। क्लियर हो रहा है ना सर सबको? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter, तब अभी अभी शादी हुआ, अपने बेटी को बोल रहा है इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सॉरी अभी भी शादी हुआ, डॉटर इन लॉ मतलब अपने बहू रानी को बोल रहे हैं सर, बेटी को नहीं, बहू को बोल रहे हैं। A golden necklace worth ₹5 lakh. Okay, out of natural love and affection promised to give his newly wedded daughter-in-law a golden necklace worth ₹5 lakh. Made the promise in writing, और ये writing में किया गया and signed it and registered. The agreement is valid. Yes sir, this is valid. एकदम वैलिड हो सकता है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन में भी वैलिड हो सकता है, मतलब ऐसा लॉ एनफोर्स करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन वही देखना पड़ेगा कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन का एरिया है या नहीं। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस का एरिया है या नहीं, वो रिलेशंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेशंस नहीं निकला, अगर झूठा रिलेशन बना के कर रहे हैं तो फिर मुश्किल आ सकता है। compensation for past voluntary service, compensation for past voluntary service, a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25 subsection 2 in order that a promise to pay for the past voluntary service is binding। क्या क्या essential must factor must be exist, पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो सर। द सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, मतलब आपने जो सर्विस पहले दिया था वो वॉलंटरीली दिया था। वॉलंटरी समझते हो ना सर, स्वेच्छा सेवक, मतलब आपने अपने इच्छा से सेवा किया था, किसी के कहने पे नहीं, ओके, या फिर किसी के बदले नहीं, वॉलंटरी, विदाउट एनी पेमेंट और विदाउट एनी समथिंग। ओके, द सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। The promiser must be in existence at the time when service were rendered. The promiser must have intended to compensate the promise, और promiser का intention भी था कि वो अपने promisee को compensate करेगा, इसके लिए वो intention उसके अंदर था। कुछ examples देखने से थोड़ा आइडिया जरूर क्लियर हो जाएगा सर, compensation for past voluntary service में क्या मैटर यहाँ पर बताया जा रहा है। P finds R's wallet, पी ने आर का वॉलेट ढूंढ के दिया, शायद रास्ते में पड़ कहीं पर गिर गया था। पी फाइंड्स आर्स वॉलेट एंड गिव्स इट टू हिम। अब आर प्रोमिसेस टू गिव पी ₹10,000, क्या ये वैलिड है? हाँ सर, दिस इज वैलिड। अगर पी ने आर का वॉलेट ढूंढ के दिया, अगर उस वॉलेट के अंदर 1 लाख रुपया है, ठीक है, सपोज उसमें 1 लाख है, और क्योंकि इसने ढूंढ के दिया तो आर उसको प्रॉमिस कर रहा है, चल भाई तू मुझे ढूंढ के दिया 10,000 तेरा, ठीक है, चलो भाई मेरा 10,000 मैं तेरे को दे दूंगा, बट स्टिल आई गेट बैक माई 90,000। ये वैलिड हो सकता है ना सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, ये भी विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, बट दिस कैन बी वैलिड। समझ में आ रहा है सर? हेलो। Yes, sir. मिस्टर एक्स हैड हेल्प्ड हिज नेफ्यू, मिस्टर एक्स हैड हेल्प्ड हिज नेफ्यू, अपने नेफ्यू को हेल्प किया था। मिस्टर वाई, नेफ्यू कौन है? नेफ्यू का नाम है मिस्टर वाई। टू फाइट ए केस इन द कोर्ट, कोर्ट में केस लड़ने के लिए। यूजिंग हिज नॉलेज, अपना नॉलेज, वो लॉयर था, कोर्ट ऑफ लॉ, यूजिंग हिज नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, अपने दिमाग और बुद्धि को यूज करने के लिए अपने नेफ्यू को हेल्प किया था। आफ्टर मिस्टर वाई ओन द केस, और मिस्टर वाई केस को जीत गया। ही प्रॉमिस मिस्टर एक्स, कौन? वाई, मिस्टर एक्स को प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल पे 10,000। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज कॉम्पेंसेशन टू द पास्ट सर्विस। ये पास्ट सर्विस का ही कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपने नेफ्यू को अपने नॉलेज और इंटेलेक्ट देके हेल्प किया था, पास्ट सर्विस दिया था, तो यहाँ पर भी कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है, ऐसा कोई भी कंसिडरेशन करेंटली कोर्ट केस में कुछ भी नहीं हुआ। पास्ट सर्विस के लिए मिस्टर वाई ने अभी मिस्टर एक्स को पे कर रहा है, ऐसा कंप्लीटली वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। समझ में आ गया सर ये वाला पॉइंट भी? Yes, sir. Another point is promise to pay the time bound debt। अब टाइम बाउंड डेब्ट क्या होता है? अब क्या है ना, लोन वगैरह चलता है, उसका एक टाइम लिमिटेशंस होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लोजिंग डे होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको काम कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर आपको लोन कंप्लीट होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। पर ए प्रॉमिस इन राइटिंग, एक प्रॉमिस किया गया है राइटिंग में, लिखित, साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, मतलब या तो वो खुद किया है या फिर उसके बिहाफ पे उसका ऑथराइज एजेंट किया है। इज मेड टू पे डेब्ट बार्ड बाय द लिमिटेशन, ओके, बार्ड बाय द लिमिटेशन, इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। ए इज इंडेप्टेड टू सी,
फॉर ₹60,000 बट द डेप्ट इज बर्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। इस जो पर्टिकुलर लोन था इस पे एक लिमिटेशन था। ए साइन ए रिटन प्रॉमिस, ए अभी पे करना चाहता है सी को, मतलब डेप्ट था किसके पास, ए का सी के पास लोन था। ए साइन रिटन प्रॉमिस नाउ, अभी ए चाहते हैं कि मैं अपना जो लोन था वो पे करूं 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेप्ट। तो क्या ऐसा कर सकता है? यस, दिस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर भी बदले में ए और सी के बीच में कोई बदला बदली नहीं हुआ, विद मतलब कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। 50,000 में अगर वो सेटल करना चाहता है 10,000 रुपया का, चलो ठीक है, कम से कम 50 तो मिल जाएगा ना। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड बट एनफोर्सेबल, ये भी एनफोर्सेबल है एंड ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस टू पे टाइम बर्ड डेप्ट, मतलब एक्चुअली टाइम पे ही पे करना था बट टाइम पे नहीं हुआ। सपोज आपने बैंक से लोन लिया था, सपोज आपने बैंक से लोन लिया था और आपने बैंक का लोन वापस नहीं किया, तो अभी बैंक आपको बोल रहा है कि भाई पेमेंट कर दो, और आप भी अभी रेडी हो, तो उसके लिए थोड़ा डिस्काउंट ही कर दिया बैंक आपको, लेकिन कुछ पैसा तो वापस मिला। हेलो, तो अगर ऐसा होता है, टाइम बर्ड था बट फिर भी अगर आप विदाउट कंसिडरेशन भी, मतलब शायद इसके लिए आपको कोई फाइन ना भरना पड़ा, फिर भी चलो इट्स ओके, एनफोर्सेबल हो सकता है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर। मतलब ऐसा बहुत केसेस है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा कुछ कुछ एरिया है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को हम लोग वैलिड कर सकते हैं। एजेंसी के केस में भी ऐसा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए आपको कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है, कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं। मतलब टू फॉर्म एन एजेंसी, सपोज आप, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपना कुछ एजेंसी, मतलब किसी को एजेंसी देना चाहते हो अपने बिजनेस का, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि अगर कोई आपके एजेंट के बिहाफ में काम करना चाहते हैं, कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि उसके बदले में आपको वो कुछ पेमेंट करे, फ्री में भी वो एजेंसी ज्वाइन कर सकता है। इज इट पॉसिबल और नॉट सर? एजेंसी ज्वाइन करना फ्री में ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता, या बदले में कुछ देना पड़ेगा हमेशा? सर बहुत सारे बिजनेस है आजकल ऑनलाइन में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में चलते हैं। जैसे एक बिजनेस में बहुत पॉपुलर हुआ है, एमोए। सही बोल रहा हूँ ना सर? एमोए जैसा कंपनी आजकल और भी बहुत सारा है, मैं सबका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मुझे एमोए याद आया। बिकॉज इट्स अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, मतलब ये डिफरेंट लेवल में मार्केटिंग करता है, ठीक है। तो ये जैसे एमोए जैसे कंपनी में कोई अगर एजेंट बनना चाहता है, तो पहले एक सिस्टम था कि आपको एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। आजकल तो ये लोग ये सिस्टम उठा दिया, मैं जितना जानता हूँ वो आपको बोलते हैं कि भाई आप 2,500 से कुछ प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है, खुद यूज़ करो, और फिर अच्छा लगे तो फिर दूसरे को बोलो यूज़ करने के लिए, फिर अगर दूसरा आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा तो उस पर आपको पॉइंट मिलेगा। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो या फिर उसके साथ कनेक्टेड हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, बट हाँ सर मैं काफ़ी बार इसके, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एजेंट बनने के लिए एक्चुअली आपको कंसिडरेशन का कोई मतलब एज सच नहीं है, बट हाँ अगर कहीं पर बोला गया है तो वो हो सकता है। मतलब इसके लिए आपको ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है? यस और नो सर? यस सर। यस सर। और मैं जो बोल रहा था मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के, सही बोल रहा था क्या? क्या ऐसा ही होता है यस आजकल? सर। हाँ यस सर, सर। एमबीए का तो यस वैसे ही सर। होता है। आप एजेंट बन गए तो फिर आप किसी और को बोलिए कि प्रोडक्ट यूज करे और वो भी एजेंट बन जाए। हाँ, पहले पहले मतलब आज से 10 years बैक में भी मुझे जितना याद आता है कि उस टाइम पे ना ज्वाइन करने के लिए भी ना कुछ पेमेंट देना पड़ता था। आजकल ये सब हट गया, वो तो बस मार्केट में बहुत कंपनी आ गया ना, कंपटीशन बढ़ गया। अब पेमेंट का बात करते हैं और फ्रॉड कंपनी भी भर गया, ठीक है। अमोए तो जेन्युइन कंपनी है, इतना सारा फ्रॉड कंपनी आ गया ये नेटवर्क कंपनीज के नाम पे, और वो फ्रॉड के चलते ना लोगों को पैसा देने में आजकल चाहे 1,000 भी कोई मांग लेना तो लगता है कि भाई देखो किसी का 1,000 रुपीज़ भी उसके लिए कीमती है, चाहे वो उसके पास करोड़ों रुपीज़ हो। Am I right ना सर? Suppose you have 1 crore, more than crore rupees, but 1,000 rupees is valid for you, yes or no? 1,000 रुपीज से भी आप 1 लाख रुपीज का एम्पायर बना सकते हो, अगर आप 1,000 का मतलब या कीमत समझते हो तो 10 टका से भी ना आप 10 लाख बना सकते हो, अगर आपके पास वो दम हो तो, ठीक है। सीरियसली एक 10 रुपीज से भी आपका इनोवेशन लेवल कुछ हो सकता है। अरे सर आप लोगों को मैंने बताया नहीं, ये एक ऑटो वाला, आप लोग देखे हो ये खबर किसी के पास गया सर? वो एक ऑटो वाला साउथ इंडिया का,
ऑटो रिक्शा में पूरा का पूरा घर बना दिया, खबर है सर? यस सर। क्या खबर है? बस ऑटो देखे हैं, खबर नहीं है। ऑटो देखे हो पर खबर नहीं है। आनंद महिंद्रा। एसी वगैरह सब लगाया है उसमें। हाँ एग्जैक्टली इस तरह का ये है ऑटो। अरे कहाँ चला गया? ये आनंद महिंद्रा, मतलब ये जो अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो ओनर है, ये बहुत खुश हो गया, ठीक है। और उनको ये ऑटो इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि वो अभी उसके साथ काम करना चाहता है। अरे नहीं दिखा रहा है मुझे आज। अच्छा ठीक है, मुझे बाद में दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। पूरा ऑटो में ना घर बना दिया, रूफ बना दिया, 1 लाख का खर्चा करके। जस्ट इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस, और ऑटो का जो खर्चा है 1 लाख इन्वेस्ट किया, और ऑटो का खर्चा क्या नाम से? ऑटो रिक्शा वाले इन चेन्नई, एक्चुअली चेन्नई का ऑटो वाले, चेन्नई ऑटो वाला, क्या नाम से सर्च करने से मिलेगा? नहीं देखा, मैं उनको दिखाना चाह रहा इसलिए। चेन्नई ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। अरे कोई तो बताओ क्या नाम से सर्च करने से मिलेगा? किसी को मिल गया क्या? सर्च कर रहे हो? हाँ मिल गया सर। ये गूगल के एल्गोरिदम की समझने में लिए टाइम लग जाता है कि कब क्या नाम पे ये बना के रखा है। ऑटो देखो सर, क्या दिखाई दे रहा है सबको? हेलो? यस सर। यस सर। ऐसा ऑटो बनाया सर, ऑटो में घर बना दिया बेसिकली। बेसिकली ये देखो ये, तो आनंद महिंद्रा इतना खुश हो गया, मतलब वो इनके साथ, ये इस ऑटो वाले के साथ काम करना चाहता है। जस्ट लुक, लुक एट दिस इमेज। हैंगर बना दिया, छत पे बैठने के लिए एक आपका छतरी लगा दिया, जो जो कर सकता था, और उसको चला भी सकता है पूरा का पूरा। तो दिस इज द इनोवेशन, एंड इस इनोवेशन को ये सैल्यूट किया अपना आनंद महिंद्रा जी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ओनर है, और वो उनके साथ काम करना चाहता है। ओह, मतलब जस्ट इमेजिन कि 1 लाख का इसका पूरा का पूरा जो कॉस्ट लगा ना सर, ये 1 लाख का है, और ऑटो का जो दाम है 2-2.5 लाख या 3 लाख जो भी है, टोटल 4 लाख में ये बनाया। और उसका तो देखो सर, अभी आनंद महिंद्रा के साथ काम करेगा तो बनाना, उसका किस्मत भी ओपन हो गया। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इट्स ऑल डिपेंड कि पैसे को लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मतलब आजकल बहुत लोग बोलते हैं, मतलब किसी को बिजनेस करने का मन होता है ना, तो फिर उसको पूछा जाता है कि भाई चलो बिजनेस करने के लिए, घर से मानो कि उसका बजट है 10 लाख, उसको कहीं से मिला 1 लाख, तो फिर वो ना गुस्से से बोलेगा 1 लाख से क्या होता है? अब देखो 1 लाख से क्या होता है, सही बोल रहे हैं ना सर? आपका 10 लाख का बजट है, और अगर आपको 1 लाख मिलता है तो फिर आप गुस्से में क्या बोलोगे? इससे क्या होगा, रख लो, आप ही रख लो, आप गुस्से में ऐसे बोल दोगे। ये बंदा 1 लाख में क्या कर दिया, और उसके बाद इसको कितना मिलने वाला है, अब इमेजिन ही कर लो अभी। अब आनंद महिंद्रा काम करेगा तो बेसिकली उसको, मतलब अपने ऑटोमोबाइल में आर्किटेक्ट बना देगा, सिंपल बात है। आनंद महिंद्रा अपने महिंद्रा एंड महिंद्रा में उनको आर्किटेक्ट के लिए बताएगा कि भाई आप कंसल्टेंसी करो, आर्किटेक्ट बन जाओ, गाड़ी का डिजाइनिंग में काम करो, बेसिक बात है। सही कि नहीं? ऐसा ही कुछ होने वाला है ना? सर महिंद्रा নিয়ে আসো নিউ জেনারেশন অটো। हाँ हाँ महिंद्रा न्यू जनरेशन ऑटो रखूं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो उसके साथ काम करने के लिए उन्होंने उसको चिट्ठी भेजा, मतलब जो उसको ढूंढने के लिए बोला कि भाई कौन है ये ऑटो वाला, इनके साथ मैं मिलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि उसको बुलाओ, मतलब वो मिलना चाहता है, तो उसके पास वो पहुंचेगा और बात करेगा। इतना रेस्पेक्ट और कदर करना चाहिए लोगों को, कि जो भी इन्वेंशन करता है। ओके, completed gift. In case of completed gifts, the rule no consideration, no contract does not apply. Explanation 1 of the section 25 states, nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee of any gift actually made. Thus gifts do not require any consideration. ये तो आप लोग पहले भी जानते हो कि गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। अगर कंसिडरेशन होता तो फिर वो गिफ्ट कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बेलमेंट सर। बेलमेंट, बेलमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ।
बेलमेंट मीन सर बेलर बेली कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने पहले कभी ये वर्ड सुने हो बेलर बेली तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज भी मैं समझाऊंगा। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ bailment. Section 148 of the Indian Contract Act 1872 defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose. This delivery is made upon contract that post accomplishment of the purpose, the good will either be returned or disposed of according to the directions of the persons delivering them. No consideration is required to affect a contract of bailment. Mr. A hand over the keys of his godown to Mr. Y. Mr. A ने अपने गोडाउन का चाबी मिस्टर Y के हाथ में दिया। As Mr. Y has deposited his goods in the same, और उसमें Mr. Y ने अपना goods भी रखना चालू कर दिया। Mr. Y gets possession of godown but not the ownership. Possessions लिया था, ownership नहीं लिया था। As soon as Mr. Y lifts his goods from godown, he is liable to hand over the keys back to Mr. A. हेलो, जैसे ही मिस्टर वाई मिस्टर ए के गोडाउन से अपना गुड्स हटा लेगा तो चाबी भी तो उनको दे देना पड़ेगा ना। बात कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया सर? यस सर। मिस्टर वाई एंड मिस्टर ए के केस में क्या हुआ, मिस्टर ए का गोडाउन है, चाबी मिस्टर ए अपना गोडाउन का चाबी मिस्टर ए अपने गोडाउन का चाबी मिस्टर वाई के हाथ में दे दिया। ठीक है, मिस्टर ए अपने गोडाउन का चाबी मिस्टर वाई के हाथ में दे दिया। मिस्टर वाई अपना कुछ सामान था वो मिस्टर ए के गोडाउन में रख लिया। ठीक है, अपना कुछ सामान था वो मिस्टर ए के गोडाउन में वो रख लिया। जैसे वो मिस्टर ए के गोडाउन में कुछ सामान रख लिया, अब इसके बाद गुड्स उसका जो अपना पर्सनल जो सामान था उसके गोडाउन में मिस्टर ए के गोडाउन में वो हटा लिया। अब जैसे ही गुड्स हटा लिया अब चाबी हैंड ओवर करना पड़ेगा, ये और नो, मतलब ये कॉमन सेंस ही तो बता देगा ना कि हाँ भाई चाबी हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि ये जो मिस्टर ए और मिस्टर वाई के बीच में किस तरह का एग्रीमेंट बन रहा था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर बेलमेंट। यहां पर मिस्टर ए जो है सर उसको बेलर बोलेंगे, मिस्टर ए जो है उसको बोलेंगे बेलर, और मिस्टर वाई जो है उसको क्या बोलेंगे? मिस्टर वाई जो है उसको क्या बोलेंगे सर? बेली। बेली। मिस्टर वाई जो है उसको बोलेंगे बेली। ठीक है, बेलर बेली कॉन्सेप्ट यहां पर काम करता है। ठीक है, बेलर बेली कॉन्सेप्ट। अब सवाल क्या है कि गोडाउन में एक्स और वाई के बीच में ये जो बेलर बेली कॉन्सेप्ट काम कर गया ना सर, मिस्टर वाई में मिस्टर एक्स एंड वाई के बीच में क्या हो गया? बेलर एंड बेली। तो मिस्टर एक्स हो गया बेलर, ओके, और मिस्टर वाई हो क्या हो गया सर? बेली। अब इन दोनों के बीच में जब भी ये एग्रीमेंट बना बेलर एंड बेली का जो भी कॉन्सेप्ट बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेलमेंट। ओके, अब पॉइंट है कि लॉ बता रहा है कि बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं है। जैसे इनको चाबी मिला था तो बदले में आप चाबी हैंड ओवर कर दो। जैसे इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। ऐसे फ्री में भी होता है सर, ये आस पड़ोस में सपोज मानो कि आपके घर में एक डॉगी है। ठीक है, ऐसे घर में जो पेट होते हैं, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता ना सर, घर में जो पेट डॉगी होते हैं उनको कुत्ता बोलने से खराब लगता है कुत्ते के ओनर को। मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर। बहुत खराब लगता है उनको, जो घर वाला जो डॉगी है। तो एक डॉगी, क्या डॉगी है सर, कौन सा डॉगी का नाम लूँ? एक नाम बताओ ना, जर्मन शेफर्ड या फिर कुछ भी नाम बताओ, एक डॉगी का नाम बताओ ना। हाँ, अरे इतना टफ नाम मत बता। गोल्डन क्या? रिट्रीवर। रिट्रीवर मिल गया, चलो गोल्डन रिट्रीवर। मुझे उतना पता नहीं है इनको, कुत्ते का नॉलेज एकदम कम। अब मानो कि आपके पास ऐसा एक डॉगी है, आपके पास ऐसा एक डॉगी है। ठीक है, अब आपके पास ऐसा डॉगी है, अब आप क्या करना चाहते हो कि आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना चाहते हो, तो ऐसे एक जगह में आप जाना चाहते हो जहाँ पर आप ये डॉगी को लेके नहीं जा सकते। तो आपके पड़ोस वाला है जो डॉगी को बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो वो बोल रहे कि ठीक है वो डॉगी को रख लेगा। तो आप उनके घर पे डॉगी को रख के जाते हो। ऐसे डॉगी क्यों सर, हम लोग अपने बच्चों को भी पड़ोस में रख के जाते हैं अगर घर में कोई नहीं होता है तो। रखते कि नहीं रखते? आप भी बचपन में कभी भी, आपका माँ पापा कभी घर पे नहीं थे तो आप भी पड़ोस वाले अंकल आंटी के पास जाके कभी रहा हो कि नहीं रहे हो सर? बोलो यस और नो? यस यस ना?
तो अगर जब आप बच्चे थे, मतलब आप अपने से कुछ कर नहीं सकते, या फिर आपका खाने पीने का जिम्मेदारी किसी को तो लेना होगा, तो ये कभी कभी बेलमेंट में यहाँ पर जैसे आप जब अपने अंकल आंटी के घर में रह रहे थे, तो आपका माँ पापा आके आपको वापस लिया था कि नहीं लिया था? जैसे इस डॉगी को भी लिए होंगे आप, अगर आपका डॉगी आप किसी और को देके जाते हो, तो आप आके अपना डॉगी को वापस लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे सर। लेंगे ना? तो एग्जैक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द बेलमेंट, द नॉर्मल कॉन्सेप्ट इज दिस इज बेलमेंट। अब बेलमेंट में क्या होता है कि डॉगी का ओनर अपना डॉगी को वापस ले लेगा क्योंकि वो उसको देके गया था, ठीक है। अब बेलमेंट में खर्चा वगैरह हो सकता है, कंसिडरेशन आ सकता है, ऐसा नहीं कि बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं आ सकता, वो अगर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया है तो। लेकिन बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर डॉगी को आप रख के जा रहे हो, ठीक है, अगर आप डॉगी को रख के जा रहे हो और बोल रहे हो कि भाई इनको जो खिलाना है खिलाना, इसको खाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जो इसको चाहिए आपको देना होगा, ठीक है। और उसका जो भी खर्चा होगा, जैसे इस डॉगी के बारे में जो बात कर रहे थे, इसका जो भी खर्चा होगा आप आके इसको वापस करोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, खर्चा तो ऑब्वियसली आप मांग सकते हो। तो दिस इज द बेलमेंट कॉन्सेप्ट। अब यही चीज यहाँ पर कंसिडरेशन में सिंपल बता रहा है, ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर चाबी में बात किए, यहाँ पर हम लोगों ने चाबी में बात किए, ये कुत्ता में भी बात हो सकता है, या फिर एक इंसान पे भी हम लोग, जब एक बच्चे को लोगों के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे केस में भी ये बेलमेंट हो सकता है। तो बेसिक पॉइंट है सर, बेलमेंट इज नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्चुअल कंसिडरेशन का नॉर्मल जरूरत नहीं है, बट बेलमेंट का बिजनेस मार्केट में होता है, बेलमेंट का बिजनेस मार्केट में होता है। जैसे ये प्ले हाउस होता है ना सर, बच्चे लोगों का प्ले हाउस, क्या बोलते हैं उसको, मॉन्टेसरी बोलता है ना सर। हेलो, अरे मैं सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये बच्चा लोग खेलता वगैरह है, तो ये भी एक तरह का बिजनेस है, ठीक है। ये प्ले हाउस में जो बच्चा लोग खेलता है ना, वो उसको क्रेश भी बोलते हैं। वहाँ पर जाके माँ पापा क्या करते हैं, वो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और बच्चा लोग यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पर ना बेलमेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। हाँ, बदले में ये लोग अपना चार्ज जरूर लेता है ऑब्वियसली, ये जो भी मॉन्टेसरी या प्ले हाउस है, ये अपना जो भी चार्ज है वो ज़रूर लेगा, बट ये भी एक बेलमेंट कॉन्सेप्ट में बना हुआ बिजनेस है। समझ में आ रहा है सर? हेलो, क्या बेलमेंट समझ में आया? यस सर। चैरिटी, बेलमेंट में आगे फिर से चर्चा होगा। चैरिटी, इफ ए प्रॉमिसी मतलब समझ रहे हो ना, जो बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब जो प्रॉमिसर है, मतलब जिसके जो प्रॉमिस करने के लिए बोल रहा है और जो प्रॉमिस कर रहा है। इफ ए प्रॉमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। एक केस भी हुआ था इस केस में, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये केस भी हुआ था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का एक केस भी हुआ था चैरिटी में, कि चैरिटी, अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो फिर कंसिडरेशन होगा क्या? मतलब हम दान करेंगे लेकिन बदले में हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए क्या? नो सर। चैरिटी में किस बात का कंसिडरेशन? आप अगर, जैसे हम लोग ऐसे भगवान को घूस बहुत देते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें ये चढ़ा के दूंगा, मतलब वो सोना का मुकुट दूंगा, या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ना सर, कि अगर ये हो जाए तो वो कर देंगे भगवान के लिए, अगर वो हो जाए तो वो कर देंगे, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। सवाल है, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है सर, ठीक है, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। आप जो अगर आप चैरिटी करना चाहते हो ना, चैरिटी का एक्चुअल मतलब होता है, जैसे अगर आप लोग कभी अमृतसर टेम्पल में गए हो सर, अमृतसर स्वर्ण मंदिर, किसी ने भी कभी विजिट किया गया? है दादा, है जैसे दादा। नॉट ओनली अमृतसर, देयर आर और भी टेम्पल्स है, लेकिन अमृतसर टेम्पल का एक्सपीरियंस मुझे बहुत खास लगा था। यहाँ पर जिस तरह का कल्चर है अमृतसर टेम्पल पे, ये एक्चुअली गुरुद्वारा है सिख धर्म का। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप अगर जाओगे ना, तो यहाँ पर प्रसाद मिलता है, और प्रसाद तो हर एक मंदिर पे मिलता है। यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर ना आपको कहीं पर भी आप, मतलब यहाँ पर ना डेली लंगर लगता है, ठीक है। लंगर मतलब जहाँ पर सर बहुत सारा शरणार्थी को ना खाना खिलाया जाता है, ठीक है। लंगर समझते हो? यस जी सर। मतलब जहाँ पर शरणार्थियों को खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ से, तो यहाँ पर इतना सारा खाना, और अगर कभी भी आप, मतलब ऐसे बोला जाता है और कहा भी जाता है कि अमृतसर में अगर कभी कोई पहुँचे तो भूखा नहीं रह सकता। अमृतसर जो शहर है पंजाब में, ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा ही पास में,
मतलब वहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता, मतलब अगर कोई भी, चाहे कोई भी हो, मतलब भिखारी दिखेगा नहीं आपको रास्ते में, बिकॉज वहाँ पर खाने का बंदोबस्त है। तो मतलब सच मतलब ऑनेस्ट कल्चर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कल्चर आई हैव एवर सीन इन अमृतसर, कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उस टेम्पल में एक ट्रस्ट है। और मजा का बात क्या है, मैंने देखा वहाँ पर खड़े होके कि वहाँ पर ट्रक आ रहा है, ठीक है, ट्रक में भर भर के प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब लद लद के, कोई गेहूं दे रहा है, वहाँ पर हलवा बहुत फेमस है। तो ये जो खाना बनने के लिए जो भी चीज़ें आते हैं, वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता कि भाई ये चीज़ इसने दिया है। आप बात मेरा समझ पा रहे हो, मतलब कोई भी, मतलब उस ट्रक में ये वो बंदा ने भेजा या वो बंदा ने भेजा, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं रहता। अगर आपको चैरिटी करना है तो आप बेफिक्र कीजिए और कोई किसी भी तरह का रिटर्न में कुछ मत मांगिए। दिस इज द रियल चैरिटी, ठीक है। तो ये तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको बताया, बट ये एक्चुअली मैं यहाँ पर फील किया था। मैंने ये और एक जगह में भी फील किया था, दैट इज़ आपका शिरडी साईं बाबा, वहाँ पर भी मैंने फील किया था, दैट इज़ पूना, सॉरी नासिक में, नासिक शिरडी साईं बाबा में मैंने ये इस तरह का एक सिमिलर काइंड ऑफ फील किया था। बट अमृतसर का लंगर बहुत फेमस है, इसलिए मैंने अमृतसर का लंगर का नाम आपके साथ लिया। तो चैरिटी वो उसको कहते हैं सर। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना कहीं पे, मतलब नॉर्मल में, कि ये मंदिर इन्होंने दिया है, अरे वो कैसे चैरिटी, नाम लिख के चैरिटी, चलो यार कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वो भी चैरिटी में आता है। तो दिस इज, ये इसमें केस भी है, अगर आप चाहो तो इस केस के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो, केस मिल जाएगा आपको। जिनको जो लोग डिटेल्स लॉ में और केस मतलब सीखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, ऐसे तो मैं बहुत सारा केस क्लास में डिस्कस भी करता हूँ। ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस अगर आप ऑनलाइन में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ठीक है। विकी में आई थिंक नहीं है, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ब्लॉग पे मिलेगा। ये देखो, केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद, इंडिया कानून में भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा और सीखना है या जानना है, आप फैक्ट को रीड करो, क्या इसमें स्टोरी है, छुपा हुआ है, आप इसको ढूंढो, निकालो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट दिन मुझे बताना कि सर हमने ये केस में पढ़ा है, ठीक है। ये देखो फैक्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। द क्वेश्चन विच इज प्रपोज टू आस्क द रेफरेंस फ्रॉम द स्मॉल कॉज कोर्ट आर द फैक्ट ऑफ द केस, द प्लांटिव इज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ हावड़ा, ये कलकत्ता का केस है, अरे बाबा। Howrah Town Hall Fund, some time ago, it was a contemplation to build a town hall in Howrah, provided the necessary funds could be raised, and upon that state of things being existent, the person inserted set to work to see that what subscription they could get. When the subscription list had reached a certain point, the commissioner, including the plaintiff, including the, कहाँ चला गया, okay, the plan increased to the original cost, which is instead of 26,000 has swelled up to 40,000, but for the whole 40,000 the commissioner including the plaintiff have remained liable to the contractor। तो मतलब वही बात है कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो, बात 26 का हुआ था, अगर बाद में 40 का हुआ है, आपको टोटल लाइबिलिटी निभाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही केस है, आप डिटेल्स थोड़ा देखो, बिकॉज लंबा केस है, मैं डिटेल्स केस में भी जाना नहीं चाहता, बट ऐसा केस, इस केस से यही निकल के आया था। इफ ए प्रॉमिस अंडरटेक्स द लायबिलिटी, इफ ए प्रॉमिस ही अंडरटेक्स द लायबिलिटी, अगर कोई प्रॉमिस करता है कि मैं इस चीज का लायबिलिटी लूंगा ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और उसको वो फुलफिल भी करना होगा। क्लियर है ना सर, बोलो, समझ में आया सर? हम लोग इतना देर से क्या पढ़ रहे थे, हम लोग इतना देर से पढ़ रहे थे नॉर्मली कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट नहीं बन सकता है ना सर। बट हम लोगों ने कुछ ऐसे केस के बारे में पढ़ा जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है, एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है। क्लियर हुआ सर, बोलो। अरे बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस 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 सर। है ना सर। ओके चलो थोड़ा सा क्विज हो जाए। कालीकांत तुम थोड़ा लेट ज्वाइन किया बाबू, कोई बात नहीं, बाद में दूसरे क्लास में सुन लेना, या फिर मैं बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा तो वहाँ पर भी सुन लेगा, ठीक है। ओके चलो एक एक करके थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, समझ में आ रहा है? चलो एक बार रीड करो सर, क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, may move from any person, must be illusory, must be of some value। बोलो इनमें से कौन सा फॉल्स है? सी
हाँ सी सी, अयन का जवाब है सी। क्या बाकी लोग भी सी के साथ एग्री करोगे या फिर कोई दूसरा जवाब देना चाहोगे? बोलो। इफ एनी अदर आंसर इज देयर आप बोल सकते हो, अदरवाइज मुझे इसी को नक्की करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कितना सही है और गलत है। कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये तो कंसिडरेशन का पॉइंट में ही बोला गया था, ये तो सही है। मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, हाँ सर ये भी सही है। मस्ट बी ऑफ C. सम वैल्यू, वेरी गुड सर। मस्ट बी इल्यूशरी, ये फॉल्स है, दिस इज द फॉल्स, ये फॉल्स है। बाकी तीनों पॉइंट कंसिडरेशन का डेफिनेशन के साथ जाता है सर, बाकी तीनों पॉइंट कंसिडरेशन के पॉइंट के साथ एकदम जाता है। चलो सर, तो वेरी गुड सर, द आंसर इज सी, वेरी गुड। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, Promiser. एनी अदर पर्सन, Promiser. promiser, चलो बहुत, Promiser. थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर सही promiser. आंसर है, प्रॉमिसर, थैंक यू सर, प्रॉमिसर एकदम सही बोला आपने, प्रॉमिसर, थैंक यू। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ द अबव, बोलो। All of them. All of them. वेरी गुड सर, ऑल ऑफ द अबव। कंसिडरेशन पहले का भी Sir, हो D. सकता है, हाँ डी, वेरी गुड सर। कंसिडरेशन पहले का भी हो सकता है, कंसिडरेशन अभी का भी हो सकता है, कंसिडरेशन फ्यूचर में होगा, ऐसा भी हो सकता है, वेरी गुड। Sir, 4 का B. Something in का, return. अरे consideration in simple terms means anything in return, something in return, nothing in return, everything in return. B, Something in return. something in return, very good sir. Which of the following is not an exception to the rule? Which of the following is not an exception to the rule? No consideration, no contract. No consideration, no contract. ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कंपेंसेशन फॉर involuntary service, love and affection, contract and of agency and gift. Sir, A. Sir, A. A, sir. compensation for involuntary service, मतलब समझ में Yes, आया ना? sir. मतलब क्या बोला? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल। इसमें से एक्सेप्ट, नॉट एन एक्सेप्शन, नॉट एन एक्सेप्शन तो ये वाला है, कंपेंसेशन फॉर इनवॉलंटरी सर्विस। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आप लोग बढ़िया बोल रहे हो। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस शुड मूव टुगेदर। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड प्रायर टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कंसिडरेशन। क्या लगता है? Executed consideration. Executed Sir, past C. consideration, Consideration is provided prior to making agreement. कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड प्रायर टू मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर देखो, पास्ट का मतलब क्या है? पहले का, है ना? कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड प्रायर, प्रायर मतलब पहले, यहाँ पर ऐसे कोई भी जगह में प्रायर नहीं था, कंसिडरेशन पहले ही आपको मिल गया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, तो फिर ये पास्ट कंसिडरेशन हुआ ना। मतलब आपने काम कंप्लीट ही नहीं किया, उससे पहले ही आपको, जैसे किसी को कमीशन मिल गया 1000 रुपये का, लेकिन अभी तक उसने काम नहीं किया, तो फिर प्रायर कंसिडरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, दैट इज द पास्ट कंसिडरेशन, है ना सर? चलो वेरी गुड, आंसर इज सी, वेरी गुड। चलो एंड क्विज कहाँ? 7 का C. Valid सर contract. 7 का C। 7 का सी, बढ़िया बोल रहे हो आप लोग। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25 void, voidable, valid and Valid. illegal. Valid. Valid. A contract without consideration, a contract without consideration under section 25 is valid. Yes, sir. कैसे valid? कैसे? ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन void होता है ना सर? Yes, sir. Why? Exception वाला था ना. वेरी गुड सर, एक्सेप्शन वाला है, थैंक यू। वैलिड, वॉलंटरी सर्विसेज वाले, वॉलंटरी सर्विसेज वाले, वेरी गुड सर, थोड़ा सा घुमा के था इसीलिए मैंने बोला। वेरी गुड सर, आंसर इज सी। तो इसी तरह का सवाल होता है नॉर्मली, ठीक है? चलो अच्छा, जिनको सब्जेक्टिव में पढ़ना है, ठीक है, जैसे सीए वाले स्टूडेंट स्पेशली, आप लोग प्लीज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार रीड करना, ठीक है?
फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों का सब्जेक्टिव क्लास अलग से दूंगा, तो वहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करूंगा आप लोगों के साथ। आप बाकी लोग भी सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो, बिकॉज सब्जेक्टिव पढ़ने से एक्चुअली मैं सब्जेक्टिव सारा का सारा डील करके ही तो आ रहा हूँ, इसलिए मैं और अलग से डील नहीं कर रहा हूँ। आप क्वेश्चंस को अगर देखो, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, आपको कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लिखो इसका जवाब। मिस्टर यहाँ पर एक केस स्टडीज दिया है, आप इसको पढ़ के इसका जवाब दो, ठीक है। आप एक बार इसको गो थ्रू करना, बॉल्टन वर्सेस मॉडर्न का केस भी दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू करना। चेन्नई वर्सेस रमैया का केस दिया हुआ है, ये सब मेरा बोला हुआ है, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने बोल के रखा। आप लोगों का काम क्या है सर, इसको पढ़ो, पढ़ के लिखो, ठीक है, लिख के अपना कॉपी में रखो, और फिर जब मैं टेस्ट वगैरह अरेंज करूंगा सब्जेक्टिव वे में, जिन लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उनको बताना पड़ेगा। जैसे सीएमए में ऐसे सब्जेक्टिव होता है, सीए में सब्जेक्टिव होता है, तो आप लोग रेडी रहना सर, ठीक है। ओके, तो ये तो था सर कंसिडरेशन का एरिया। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का ही एक इंटरेस्टिंग एरिया मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। सुन रहे हो ना सर आप लोग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुनने को क्या लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, तोड़ना इन द सेंस मतलब पहले आपने बोला था कॉन्ट्रैक्ट करना है, पर बाद में आपने क्या कर दिया? तोड़ दिया। पहले बोला हाँ, बाद में बोला ना। ये जो पहले हाँ बाद में ना, इसको बोलते हैं, मतलब अगर हाँ है तो हाँ करो। अरे ब्रीच मतलब बेसिकली ब्रेकअप आजकल चलता है ना। पहले बोला कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर तुम्हारे लिए आई एम अवेलेबल, कभी बोला कि मैं आपको उम्र भर प्यार करूंगा, फिर 2 दिन बाद सुनते हैं कि ब्रेकअप हो गया है। आजकल स्टेटस वगैरह दिखते हैं इस तरह का, इसीलिए बोल रहे हैं। तो सवाल क्या है सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज दैट कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज काइंड ऑफ उसी पॉइंट ऑफ व्यू में बना हुआ है। अब सवाल है कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें आपको क्या क्या मोटा मोटी एक आइडिया लेना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह का हो सकते हैं, ऐसे तो 2 तरह का हो सकता है, और एक होता है रेमेडीज, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एंटीसिपेटरी में कुछ पॉइंट्स आते हैं, और एक होता है सर रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में शूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड ब्रीच रेमेडीज में शूट फॉर इंजंक्शन, शूट अपॉन क्वांटम ऑफ मेरिट। एंड शूट फॉर डैमेजेस ऑर्डिनरी डैमेज हो सकता है, स्पेशल डैमेज हो सकता है, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सजा मिलेगा ना, तो वो सजा में डैमेज होता है, किस तरह का डैमेज लगाया जाता है, ऑर्डिनरी डैमेज हो सकता है, स्पेशल डैमेज हो सकता है, विंडिक्टिव डैमेज हो सकता है, नॉमिनल डैमेज हो सकता है, प्रीफिक्स डैमेज हो सकता है। प्रीफिक्स में भी 2 तरह का है, लिक्विडेटेड डैमेज हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है। चलो सर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बाकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन दिस इज द पॉइंट, दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एरिया, जो आपको थोड़ा सा मुझे बता देना चाहिए एकदम फटाफट। अच्छा, इतना देर से हम लोग एक चीज बार बार पढ़ रहे हैं, दैट इज वी हैव सो फार सीन हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना ना, 1 सेकेंड होल्ड करना। ओके सर, चलो आगे। एक बार बार एक कॉल आ रहा था, कोई अर्जेंट होगा इसलिए। We have so far seen how a contract is made, the essential of a valid contract, and also how a contract is to be performed, as well as how a contract may be put an end, कैसे contract को end किया जा सकता है। We shall now discuss about the breach of contract and also the mode in which compensation for breach of contract is estimated. Breach means failure of a party to perform his or her obligations under a contract. Breach of contract may arise in 2 ways, actual breach, एंटीसिपेटरी ब्रीच। मतलब ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये सबको पता है, ऑफर प्लस क्या होगा सर, बोलो ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होगा। उसमें क्या बनता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनेगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा, उसमें एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट को क्या करेंगे सर, Enforceable by law. एनफोर्सेबल बाय लॉ करेंगे। थैंक यू सर, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ करेंगे। जब कोई भी एग्रीमेंट लॉ से क्या होता है सर, एनफोर्स हो जाए, बांध दिया जाए, ठीक है, बॉन्डिंग आ जाए,
ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर सवाल कर रहा है ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म हीज और हर ऑब्लिगेशन। ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस बन रहा था ना, इसमें फेलियर आ रहा है। एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन टू वेज, एक एक्चुअल और एक एंटिसिपेटरी। अब आगे बात करते हैं ये एक्चुअल और एंटिसिपेटरी में कितना फर्क है। तो चलो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपको समझ में आ जाएगा, ब्रीच मतलब वही एक तरह का, जैसे ब्रेकअप बोला ना सर, वैसे उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे ब्रेकअप गाना भी आजकल निकल गया, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ब्रीच का भी गाना निकाल देना आप लोग अपने मन से, अगर ज़्यादा पैशनेट हो रिगार्डिंग लॉ। An anticipatory breach of contract is breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. आगे बताता हूँ, रुको ना। When the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, it is called anticipatory breach. मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ही नहीं आया, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में कॉन्ट्रैक्ट होने का बात था वो डेट ही नहीं है, उससे पहले ही कट कर दिए। मतलब अगर सिंपल बोले ना, शादी का डेट तय हुआ था, लेकिन शादी का डेट आने से पहले ही अगर कोई बोल दे नहीं हमें शादी नहीं करना है, तो वो क्या हो गया सर, एंटिसिपेटरी हो गया ना। हेलो, शादी के डेट में तोड़ता तो एक्चुअल हो जाता, लेकिन शादी से पहले ही तोड़ दिया, शादी का डेट नहीं आया उससे पहले ही बोल दिया नहीं ये हो नहीं सकता, कैंसिल, तो एंटिसिपेटरी हो गया ना। हेलो बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना हो सके सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया क्या? फिर से मैं जो पॉइंट अभी बताया उसको बता रहा हूँ सर। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। इस पर्टिकुलर डे पे आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो, हैज अराइव, परफॉर्मेंस का डे अभी तक नहीं आया। When the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory. Anticipatory breach of contract may take either of the following two ways: expressly by words spoken or written, and implied by the conduct of one of the parties. Example देखो sir, where a contract with B, where a contract with B on 15th of July, a contract with B with on 15th of July 2020 to supply 10 bales of cotton for specified sum of 14th August 2020, where a contract with B on 15th July 2020 to supply 10 bales. bales of cotton क्या होता है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ये कॉटन का रोलिंग होता है ना सर, कॉटन का रोल होता है, उसको बेल्स ऑफ कॉटन बोलते हैं, कॉटन बेल्स ऐसे देखने में होता है। वो नॉर्मली कपड़ा फैक्ट्री में काम आता है सर, देखे होंगे बहुत लोग, ये पहले भी मैंने कभी दिखाया। इसमें सब कॉटन रहता है ना सर, ये सब कपड़ा फैक्ट्री वगैरह में नॉर्मली यूज होता है या फिर डिफरेंट एरिया में। ओके, तो कॉटन बेल्स के बारे में यहाँ पर डील चल रहा है। किसका डील चल रहा है? कॉटन बेल्स का। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन 15 जुलाई 2020 टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर ए स्पेसिफाइड सम ऑफ 14th August 2020 एंड ऑन 30th जुलाई, सर 14th अगस्त को डील बनेगा, 30th जुलाई को informs B, okay, that he will not be able to supply the said cotton. Okay, ये बता रहा है B को कि वो सप्लाई नहीं कर सकता on 14th अगस्त, लेकिन 14th अगस्त को सप्लाई नहीं कर सकता, इसके बारे में वो कब बता रहे हैं? 30th जुलाई को बता रहे हैं। हेलो, देयर इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात बनने, परफॉर्मेंस कब होने वाला था? 14th अगस्त को। डील कैंसिल कितना डेट में कर रहा है? कौन सा डेट में? 30th जुलाई को, उसी ईयर में। दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। बोलो सर, क्लियर हो रहा है अभी? हेलो, यस सर। अरे सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जिस मतलब इसी तरह का होता है ब्रिज, मतलब बहुत सारा और भी केसेस है। वेयर ए एग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी फॉर 50,000 ऑन 10th August 2020, बट he sells this horse to C on 1st August 2020. The anticipatory breach has occurred by the conduct of the promiser. अरे भाई, तुमने बोला था 10 तारीख को 50,000 रुपये में अपना घोड़ा बेचेगा, लेकिन 1 तारीख को किसी को बेच दिया। ये कोई अच्छा बात है सर? ज़्यादा दाम मिला तो फिर पहले डेट में बेच दोगे क्या? हेलो, किसी को आपने बोला था कि तुम्हारा कोई घोड़ा है 50,000 में बेचना है 10 तारीख को, लेकिन किसी ने आपको आके बोला कि भाई 60,000 देंगे, तो 1 तारीख को बेच दोगे क्या? यस सर, अपना प्रॉफिट देखेंगे पहले। नहीं सर, पहले अपना प्रॉफिट नहीं, सबसे पहले होता है वचन सर। आप जो वचनबद्ध होते हैं ना सर, वचन समझते हो, जो आप बोल रहे हो, ठीक है, यही तो आज के डेट में सोसाइटी का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है
सोसाइटी का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना वो हम लोग करते नहीं हैं, और उसी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम अराइज करता है कि हम लोग बोल तो देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ये किससे सीखे जानते हो? ये पॉलिटिशियन से सीख गए हम लोग, कि बोल तो इतना सारा कुछ दिया लेकिन करता उसका मतलब एक एक आना भी कर दिया ना तो बहुत बहुत कुछ है। अब हम लोग भी वैसा ही बन गए हैं, लेकिन सर लॉ ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। कुछ तो अच्छा ही रखने दो, हर बात में प्रॉफिट को मत कीजिए। प्रॉफिट करो, इसको बोलते हैं बिजनेस एटिकेट्स, बिजनेस एथिक्स। जो बंदा एथिक्स के साथ बिजनेस करता है ना, अरे फिर प्रॉफिट प्रॉफिट करके अगर आप ऐसे मतलब अपना नाम खराब करोगे, गुडविल खराब करोगे ना, तो कभी लंबा इनिंग्स नहीं खेल सकते, कभी लंबा बिजनेस नहीं बन सकता। इसलिए प्रॉफिट नहीं, पहले अपने जो वचन है, जो आप किसी को वादा दे रहे हो उसको पहले निभाओ, तो जाके आप लंबा बिजनेसमैन बन सकते हो, मतलब बहुत लंबा आपका बिजनेस चलेगा। नहीं तो और कुछ नहीं, कभी एक दिन प्रॉफिट करोगे फिर बाकी दिन बैठा रहना पड़ेगा। लोग कितना दिन सुनेगा, एक दिन तो समझ में आ ही जाएगा ना सबको सही और गलत का। ओके, द एंटिसिपेटरी ब्रीच यहाँ पर भी आ गया। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 39 of the Indian Contract Act deals with anticipatory breach of contract and provides as follows: when a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing, when a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in the entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified but words or conduct his acquisitions in its continue. इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी में क्या होता है मैं आपको वही बताता हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होता है कि इसमें एंटीसिपेटरी ब्रीच में प्रॉब्लम ये हो जाता है सर कि to either the promise is excused from performance or from further performance, further he gets an option। हाँ, ये एक ऑप्शन रहता है, जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। to either treat the contract as rescinded, मतलब कंप्लीट कर दो, and sue the other party for damages, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म करो और पार्टी को डैमेज के लिए क्लेम कर दो फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। एंड या फिर दूसरा एक ऑप्शन भी आपके पास रहता है, he may elect not to rescind it but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequence of non-performance. But in this case he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, and the guilty party, if he so decides on reconsiderations, may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract. मैं इस मैटर को आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं सर। अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। हेलो सर, देखो सर, कंसंट्रेशनली 2 मिनट सुन लो, ये समझ में आ जाएगा कि इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच का आपके पास दो ऑप्शन क्या होता है। सर यहाँ पर आप लोग ही मुझे बताना एक बार कि ये जो ए कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट कब बना था सर? 15 जुलाई। हेलो, 15 जुलाई 2020 को ना सर? क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था? 10 बेल्स ऑफ कॉटन का। वेरी गुड सर। फॉर ए स्पेसिफाइड सम ऑफ रुपीज, एक स्पेसिफाइड अमाउंट था। 14 अगस्त 2020 फॉर ए स्पेस 10 बेल्स ऑफ कॉटन। कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 15 जुलाई को, सप्लाई करेगा 14 अगस्त 2020 को। लेकिन 30 जुलाई को बी इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जुलाई इन्फॉर्म्स बी, ओके, ए बी को इन्फॉर्म कर रहा है 30 जुलाई को कि वो सप्लाई नहीं कर सकता कॉटन। कब? 14 अगस्त में। अब यहाँ पर बी के पास क्या ऑप्शन है बोलो तो? बी के पास ऑप्शन है ना कि वो ए पे ऑप्शन है कि वेट कर सकता है कि 14 अगस्त तक उसको मिलता है कि नहीं। वेरी गुड सर। सप्लाई, या फिर अगर 14 अगस्त तक नहीं मिलेगा तो फिर वो ये कर सकता है, केस कर सकता है। या जी जी जी, एकदम सही बोले। पहले तो यहाँ पर आपके पास वेट है कि आप केस को अभी रिसाइन मत करो, अभी केस को रखो 14 अगस्त तक। देखो आप बात करो कि देखो भाई कोशिश करो, ए को बोलता है बी कि भाई देखो कोशिश करो 14 अगस्त तक, अगर उसके बीच में कुछ भी हो जाए, कुछ इम्पॉसिबल हो जाए, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, अगर बात बन जाए तो ठीक है भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दाग नहीं लगाएंगे तुम पे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पाए, ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं होगा, तो बी के पास ये ऑप्शन भी है कि अभी के अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन लगा दे उन पे और उन पे केस लगा दे, और जो भी तुम्हारा मतलब लॉस होगा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के कारण, ब्रीच होने के कारण, वो तुम कोर्ट ऑफ लॉ पे जाके क्लेम कर सकते हो। दोनों ऑप्शन ही तुम्हारे पास है, या तो तुम संगे संग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दाग लगा दो, या फिर तुम वेट करो, या अगर कुछ इफेक्ट डिस्चार्ज हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का तो फिर बात ही अलग हो जाए। अब कोई किसी को थोड़ी ना प्रॉब्लम में डालना चाहेगा,
बात समझ में आया सर? एंटीसिपेटरी का 2 ऑप्शन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. but when the case is actual breach of contract in contrast of anticipatory, in this case of refusal to perform the promise on the scheduled date, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट में कॉन्ट्रैक्ट का बात हुआ था सिर्फ उसी डेट में अगर रिफ्यूज कर दिया तो वो एक्चुअल ब्रीच हो गया। The parties to lawful contract are bound to perform their respective promises, but when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. वो जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं ना सर, वो शादी के मंडप से भाग रहा है दुल्हन, वो अपने पुराने जिनके साथ उनका एक्चुअली था, और फिर वो भगा के लेके जाते हैं। ऐसे मूवीज में भी हम लोगों ने देखा। वो एक मूवी था, अरे वो क्या नाम है, वरुण धवन का मूवी, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम, अरे बहुत सारे मूवी में हुआ था। वो क्या हुआ कि वो शादी के मंडप में बैठा था और भागा, ठीक है, मतलब जो, और फिर उसका पापा भी बोला जा बेटी जा, मतलब जी ले अपनी जिंदगी, काइंड ऑफ डीडीएलजी टाइप का। लेकिन डीडीएलजी में शादी में नहीं बैठा था। हाँ, डीडीएलजी में भी सेम टू सेम केस हुआ ना। यस यस, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सेम टू सेम केस हुआ था। और ये मैं जो बोल रहा हूँ वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में शायद ऐसा कुछ हुआ था। हाँ सर, देखे हो क्या किसी ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया? अरे No, sir. नहीं देखा? अरे देख सकते हो, कोई बात नहीं। मैं तो मूवी देखता हूँ ताकि मुझे कभी कभी ये सब एग्जाम्पल आ जाता है जो मैं कनेक्ट करा सकता हूँ कि पर्टिकुलर डेट में ब्रीच कैसे होगा। हाँ, जैसे वहाँ पर हुआ है, डीडीएलजी में भी हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर डेट में ब्रीच कर दिया, ठीक है। एट द टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, ए एग्रीज टू डिलीवर। चलो बिजनेस के नजरिए से देख लेते हैं ना सर, सोशल मैटर कभी कभी बड़ा कनेक्ट करता है, लेकिन बिजनेस का नजरिया से देख लो। ए एग्रीज टू डिलीवर 100 bags of sugar to B on 1st Feb 2020. On the said day, he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is actual breach of contract. This breach has been committed by A at the time when the performance becomes due. मतलब जिस दिन आपको परफॉर्मेंस देना था उस दिन आप क्या कर दिए सर, मुकर गए, आप नहीं कर पाए। अब ये है एक्चुअली। अब नेक्स्ट दिन मैं आपको ये सारा का सारा पॉइंट डील करूंगा, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें शूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शूट फॉर इंजंक्शंस, शूट फॉर अपन क्वांटम मेरिट। दीज आर द पॉइंट्स आई विल डिस्कस, बट नॉर्मली आप ये सब समझ सकते हो कि ये सब रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट आई विल डिस्कस दिस थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही समझाने वाला था। क्लियर है कि नहीं बताना, कोई सवाल हो तो कर लो। क्लियर ना सर? कंसिडरेशन तो फुल क्लियर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस वो रेमेडीज में क्या होगा वो मुझे थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता देना है। ओके ना? यस सर। ओके सर, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो फिर मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे लिखना, मैं बता दूंगा, ठीक है सर। चलो फिर बाय, आज टाटा, Bye, sir. बाय सर। बाय 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 सर। बाय। राक्षी दादा।